Hello everyone, this is Priya in front of you and welcome to all on my channel JRF Vibes. सो गाइज देखिए, अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कोई भी एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही स्टूडेंट्स का हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या इसके पीछे ये वजह होती है कि बाकी स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते? देखिए गाइज, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है हर स्टूडेंट अपने लेवल पे पढ़ाई करता है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे तो हर कोई पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। हो सकता है हमारा स्ट्रेटेजी प्लान बहुत सही नहीं हो, या हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो हमारा रिजल्ट कुछ नंबर से हर बार रोक रही हो। अगर आप यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसी मिस्टेक के बारे में जो आपका जेआरएफ कुछ नंबर से रोक सकती है। आज मैं मिस्टेक के साथ साथ सोल्यूशन की भी बात करूंगी, सो दैट आप उन मिस्टेक को इम्प्रूव कर पाओ और एक बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओ। ऑल राइट, सो गाइज देखिए, पहली ऐसी कॉमन मिस्टेक जो जनरली हम करते हैं, नॉट हैविंग प्रॉपर रिसोर्स। यहाँ पे मेरा रिसोर्स से क्या मतलब है कि हम प्रेपरेशन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। हमारे सामने जो भी बुक आती है, हमारे दोस्त ने जो बुक परचेज कर रखी है, हम वो बुक परचेज कर लेते हैं, हम वो पढ़ने लग जाते हैं। यूट्यूब पे जो भी टीचर हमारे सामने आता है, जो भी टॉपिक हमारे सामने आता है, वो हम पढ़ लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये एक सही तरीका नहीं होता है तैयारी करने का। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज नहीं होने चाहिए। देखिए, जितने लिमिटेड आप अपने रिसोर्सेज रखोगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप उन टॉपिक्स को क्लियर कर पाओगे और इतनी अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाओगे। हो सकता है आप बहुत सारे एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 एजुकेटर फॉलो करिए, जिनके साथ भी आपकी वाइब्स मैच होती हैं या जिनका भी कंटेंट आपको समझ में आता है, आप उनको फॉलो करिए। क्योंकि हर टीचर अच्छा अच्छा पढ़ाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक टीचर अच्छा पढ़ाता है दूसरा अच्छा नहीं पढ़ाता। हर कोई अपने तरीके से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। आपको जिसका समझ में आए आप उसको फॉलो करिए, लेकिन 3 से ज़्यादा एजुकेटर आप फॉलो मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे कि आपके सामने जो भी टॉपिक, जो भी टीचर आ रहा है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी है आप उस हिसाब से नहीं चल पाओगे। हो सकता है आप टाइम थोड़ा वेस्ट कर दो अपना। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और वहीं से पढ़ो, सारी चीज़ें वहीं से क्लियर करो। कंटिन्यूटी, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, हम तैयारी शुरू करते हैं, कुछ दिन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। गाइज, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने पहले भी कहा है, भले ही आप दिन में 3 से 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए। क्योंकि अगर एक दिन की भी अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं तो वो एक दिन की बात नहीं होती, फिर 3 से 4 दिन आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक मत करो, रेगुलर अपनी पढ़ाई शुरू करो। क्योंकि देखो, किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। हार्डली 5 to 6 मंथ आपको एग्जाम के लिए मिलते हैं। उसको वेस्ट मत करो, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ उसको फॉलो करो। सेट योर रूटीन। रूटीन को सेट करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कल हम दोपहर को 12 बजे उठ रहे हैं, परसों हमारा कुछ और ही है, अता पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको पढ़ाई करनी है, 5 से 6 महीने। तो उस टाइम के लिए आप एक प्रॉपर अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका रेगुलर, मतलब हर दिन आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। अगर आपका एक रूटीन सेट होगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव भी कर देगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी इससे। नेक्स्ट थिंग, फॉलो द सिलेबस। सिलेबस देखो, पहला स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि हम खुद अपनी तरफ से सिलेबस चेक नहीं करते हैं। हमें लगता है जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसने सारी चीज़ें कवर करा दी होंगी, और फिर हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम में चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आ गई। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीचर सारा सिलेबस कवर करा रहा हो सकता है 1 या 2 टॉपिक तो गलती से भी उससे मिस हो सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सिलेबस को अपने लेवल पे चेक करो और एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर पाओ। ठीक है। कंटेंट कलेक्शन, अब ये बीमारी भी कई लोगों को होती है। उनको कंटेंट कलेक्ट करना होता है, बहुत सारा उनको मटेरियल चाहिए होता है, पीडीएफ चाहिए होती है।
देखो पीडीएफ कंटेंट ये सारी चीजें अलग है, लेकिन जब तक आपके दिमाग में कंटेंट नहीं जाएगा, आपके हाथ में कंटेंट होने से क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि एग्जाम में आपसे पीडीएफ नहीं लेने वाले एग्जामिनर, आपसे एग्जामिनर चेक करेंगे कि आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं, कितना कंटेंट आपके दिमाग में है। सो पीडीएफ वीडीएफ पे थोड़ा फोकस बाद में करो, सबसे पहले फोकस करो कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके दिमाग में वो बात गई है कि नहीं गई है। ठीक है। सेकेंड मिस्टेक, पेपर 1 वर्सेस पेपर 2। इसमें हम गलती क्या करते हैं कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। सो सीधी सी बात, जनरली हमें लगता है कि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 100 क्वेश्चन को कवर करें या 200 मार्क्स हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। सो गाइज ये एक मिस्टेक होती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग कहानी नहीं होती है, इक्वली इंपॉर्टेंस रखती हैं। एग्जाम में पेपर 1 का भी उतना ही रोल है, एग्जाम में पेपर 2 का भी उतना ही रोल है। सो ऐसा नहीं करना है कि आप पेपर 1 को बहुत हल्के में ले लो, लास्ट का 1 महीने के लिए आप पेपर 1 को छोड़ दो कि पेपर 1 में तो कॉमन सी चीज़ें हैं, जब 1 महीना बचेगा तब मैं रेडी कर लूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और आपको उसी को फॉलो करना है। क्योंकि पेपर 1 में पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन के 2 नंबर ही आपको मिलेंगे, पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन के 2 ही नंबर आपको मिलेंगे। और पेपर 1 मैं मानती हूँ इजी है, लेकिन उसको पढ़ना भी तो जरूरी है, अदरवाइज वो इजी नहीं है। सेकेंड थिंग, फाइंड योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया। जब अभी आप तैयारी कर रहे हो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पेपर में, आपको ऐसे टॉपिक होंगे, हो सकता है कुछ तो ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको पहले से ही आते हो, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है, और कुछ ऐसे वीक टॉपिक भी होंगे। वीक टॉपिक आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे, या फिर पिछली बार अगर आपने एग्जाम दिया है तो वहां से आप अपने वीक पॉइंट पकड़ सकते हैं। सो अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक ये आप अलग अलग डिवाइड करो इस एरिया को, और जो भी आपका वीक टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको ज़्यादा अच्छे से कवर करो। ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रोल देखो बहुत बड़ा होता है हर एग्जाम में। कोई भी एग्जाम आप ले लो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर बार आते हैं या रिपीटेडली उनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब अगर आपको नहीं पता हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, सो पेपर 1 के लिए मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पूरी 10 यूनिट हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया था, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो से आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हो, वहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाओ पेपर 1 प्लस पेपर 2 और उनको फोकस करो अच्छे से। और लास्ट टाइम जो लास्ट के 1 से 2 महीना बचता है उसमें तो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। आप लास्ट के टाइम में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी अगर फोकस करते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑलराइट, देन मिस्टेक नंबर 3, रिवीजन प्लान। अब ये गलती भी काफ़ी बच्चे करते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो कर लेते हैं, अगर किसी ने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो एक बार के लिए हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हम कवर कर देते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन के टाइम हम थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, हम ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते हैं। लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप रिवाइज करोगे ना चीज़ों को तो आपके सामने बहुत सारी ऐसे चीज़ें निकल के आएंगी, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निकल के आएंगे जो आपके लिए नए होंगे या फिर आपको वो एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो रिवीजन करने का देखो सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं आपको कोई पर्टिकुलर तरीका सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आप अपने तरीके से रिवाइज करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है आप डेली का आप टारगेट सेट कर रहे हो या फिर वीकली टारगेट सेट कर रहे हो या फिर मंथली कर रहे हो, जो भी है आप अपने हिसाब से करिए कि आपने आज कुछ भी पढ़ा वो आपको शाम को रिवाइज करना है, या पूरे वीक में आपने जो पढ़ा वो आपको लास्ट डे ऑफ वीक रिवाइज करना है, या फिर मंथली वाइज आपको जैसे भी रिवाइज करना है करिए। आप शॉर्ट नोट्स के भी थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। गाइस शॉर्ट नोट्स का इम्पोर्टेंट रोल कैसे होता है, एग्जाम के जो लास्ट 10 से 15 दिन जो होते हैं उसमें आपको यही काम आने वाले हैं। सो अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे इस तरीके से रेडी रखो कि अगर लास्ट के 10 से 15 दिन आपको मिले तो आप ये नोट्स पढ़ो और आपका पूरा रिवीजन हो पाए। अब शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ ही बना लो, एक एक लाइन के आपके नोट्स होने चाहिए, सो दैट आप रिवीजन कर लो और आपको ऐसे लगे कि आपने सब कुछ दोबारा से पढ़ लिया है। फैक्चुअल नोट्स
फैक्चुअल, देखो फैक्चुअल जो फैक्ट्स होते हैं उन पॉइंट्स के भी आप अलग से रेडी करो, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ये नोट्स होंगे, 5 से 6 पेज में आपके सारे फैक्चुअल नोट्स आ जाएंगे, पेपर 1 पे भी और पेपर 2 में भी। सो ये आप अलग से बनाना, ऐसा नहीं है कि हम मतलब साथ में ही तो देखो बनाते हैं फैक्चुअल नोट्स, लेकिन अलग से भी हमारे फैक्चुअल नोट्स होने ज़रूरी हैं। अलग से अगर हमारे फैक्चुअल नोट्स होंगे तो हम उनको डेली रिवाइज कर सकते हैं और इस तरीके से हमें याद भी हो जाएंगे, या फिर क्वेश्चंस के थ्रू भी हम रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो भी सूट करे आप उस तरीके से करो, लेकिन रिवीजन करो। ये मेरा तरीका हुआ करता था वैसे क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करने का, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आता था। तो मैंने अगर एक बार अपना सिलेबस कवर कर लिया है तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और उन क्वेश्चन में मुझे अपने आप ऐसे मेरे वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग पॉइंट टॉपिक अपने आप पता चल जाते थे। सो जो भी टॉपिक मुझे इस क्वेश्चन में नहीं आता था, फिर मैं उसको नोट्स में जाती थी और पूरा अच्छे तरीके से पढ़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, राइट वे टू सोल्व PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए PYQ तो मुझे लगता है सब सोल्व करते होंगे, आप सबने सुना होगा PYQ सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका एक सही तरीका होना चाहिए। PYQ सोल्व करने का तरीका ये नहीं होता कि आप मतलब रट के ही बैठ जाओ कि ये क्वेश्चन 2018 के इस शिफ्ट का इस डे का है, ये तरीका सही नहीं होता है। आप भले ही 1 साल के 2 साल के PYQ रेडी करो, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ो कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, अगर सेकंड ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो भी दिया है उस टॉपिक को भी आप रेडी करो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। डोंट मेमोराइज, रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, इस तरीके से पढ़ो कि वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। 5 ईयर PYQ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि कितने साल के जो PYQ है हम वो करें। अब कुछ लोग मैंने देखा है 2012 के PYQ कर रहे होते हैं, 2013 के कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता ये आप सही काम कर रहे हो, क्योंकि 2012-13 में बहुत चीज़ें डिफरेंट होती थी, सिलेबस डिफरेंट होता था, पैटर्न डिफरेंट होता था। सो ये सोल्व करना कोई रिलेवेंट काम मुझे तो लगता है नहीं। अगर आप लास्ट 5 साल के PYQ भी करते हैं तो मोर देन इनफ है। आप 2017 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2018 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, अगर आप इन 5 से 6 साल के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। डीप ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, क्वेश्चंस को इस तरीके से करो कि आपको डीपली वो टॉपिक समझ में आ जाए। सिर्फ उतना ही मत पढ़ो जितना क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के बाहर क्या उस टॉपिक से जुड़े हुए पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अंडरस्टैंड द पैटर्न, पैटर्न को समझने की कोशिश करो। देखो PYQ का एक काम ये भी होता है कि उससे आपको ये समझ में आए कि NTA किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो हर साल हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। अब 2023 में जो जून में एग्ज़ाम हुआ है उस पे, उस एग्ज़ाम में जो पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम में भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। सो पैटर्न, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, then the last thing, trust on your hard work and yourself and be focused towards your goal, you will win। लास्ट गलती हम जो करते हैं, सिलेबस कवर कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, PYQ कर लेते हैं, मॉक टेस्ट कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हमें खुद पे भरोसा ही नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे दोस्त ने जो तैयारी कर रखी है वो ज़्यादा अच्छी है। आए दिन हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर हम डिप्रेस फील करते हैं, या फिर हमें ऐसे लगता है कि हमने जितनी पढ़ाई की है वो इनफ नहीं है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखो मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो हमारे माइंड में आना तो स्वाभाविक सी बातें हैं, लेकिन उसको मैनेज करना भी हमारे ऊपर है। अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं अच्छे से, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपने तैयारी की है, तो खुद पे यार इतना बिलीव रखो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ाई करने से ही होता है, बाकी कोई मैजिक करने से सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
आपका फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि आपके दोस्त ने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की। आप हर दिन उसको फ़ोन करके बोल रहे हो आपने कैसे पढ़ाई की, मुझे भी बताओ, ये टॉपिक कैसे कवर किया। देखो, मेंटरशिप लेना अलग बात है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही, लेकिन आपको अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे इंसान से चाहे कितना भी पूछ लो, लेकिन आपका जो खुद का तरीका है वो आप ही जानते हो कि आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ये चीज़ आपको सिलेक्शन डेफिनेटली दिला देगी। और यही थी वो 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। सो गलतियों के साथ साथ मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिए हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप इन पे वर्क करेंगे और आप एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। गुड लक एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो JRF वाइब्स नाम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका और भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नो इश्यू।